हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस। आज का जो टॉपिक है वो है कंजंक्शन, कनेक्टर। कंजंक्शन कंजंक्शन को हम कनेक्टर भी बोलते हैं या लिंकिंग वर्ड भी बोलते हैं, जो लिंक करता है, कनेक्ट करता है दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को। ठीक है, कंजंक्शन का ही दूसरा नाम है कनेक्टर या क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ड। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंट्स वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन या तो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ता है, जिसको हम बोलेंगे कनेक्टर। कैसे जोड़ता है देख लेते हैं। सेंटेंस लिखा है, आई लाइक दिस बुक बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल। दो सेंटेंसेस हैं, आई लाइक दिस बुक, सेकेंड सेंटेंस है इट इज़ वेरी यूजफुल। इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है बिकॉज। तो बिकॉज यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। ऑलराइट, तो यहाँ से हमने देखा डेफिनेशन। कंजंक्शन क्या होता है, जो दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, उसको हम कहते हैं कंजंक्शन, या क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ड, या कहते हैं कनेक्टर। फर्स्ट कंजंक्शन की बात करें तो वो है, 3 लाइन से दिए हुए हैं यहाँ पे, ईदर और, नीदर नॉर, नोट ओनली बट ऑल्सो। अब इन तीनों कंजंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इन तीनों का क्या रूल फॉलो होता है। इन तीनों में जब भी किसी सेंटेंस में ये 3 कंजंक्शन आए, कौन से, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो 3 रूल फॉलो होंगे। पहला रूल है फॉलोअर। फॉलोअर का मतलब क्या, ईदर अगर आएगा तो उसका फॉलोअर कौन होगा, और नीदर आएगा तो नीदर का फॉलोअर नॉर, नॉट ओनली का फॉलोअर बट ऑल्सो। तो रूल ये है कि जब भी किसी सेंटेंस में ईदर, नीदर या नॉट ओनली आए तो हमको देखना है कि फॉलोअर आया है कि नहीं, मतलब फॉलोअर सेम है कि नहीं। ईदर होगा तो फॉलोअर और ही होगा, नीदर होगा तो फॉलोअर नॉर ही होगा, नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो फॉलोअर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है चेक करना फॉलोअर करेक्ट है कि नहीं है। ईदर के साथ नॉर नहीं आ सकता, नीदर के साथ और नहीं आ सकता, नीदर के साथ नॉर आएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहला काम होता है फॉलोअर चेक करना। सेकंड है वर्ब। वर्ब चेक करनी होती है। वर्ब मस्ट एग्री विद द सेकंड सब्जेक्ट। जब भी दो सेंटेंसेस को कनेक्ट किया जाए, ईदर और, नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से, अगर 2 सब्जेक्ट हैं तो हम वर्ब यूज़ करेंगे सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर 2 सब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट है तो वर्ब ऑब्वियसली उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। लेकिन 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं, या तो ईदर और से, या नीदर नॉर से, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो वर्ब हमेशा आएगी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच शुड बी सेम। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। किसके साथ, इन तीनों के साथ, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कैसे, क्या होता है, ये एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, नीदर शी नॉर हर सिस्टर्स हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। जहाँ कहीं भी इन 3 जो अभी हमने पढ़े, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जहाँ कहीं भी ये तीनों आ जाएं, इन 3 में से कोई भी एक आए, तो हमको सबसे पहले चेक करना होता है फॉलोअर। नीदर लिखा है तो नॉर होना ज़रूरी है, यहाँ पे है नीदर के साथ नॉर, फर्स्ट कंडीशन अप्लाइड, सेटिस्फाइड है ये। ठीक है, सेकंड वर्ब मस्ट एग्री विद द सेकंड सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट शी है, दूसरा सब्जेक्ट हर सिस्टर्स है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हमने देखा था। तो वर्ब यहाँ पे शी के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, हर सिस्टर्स के अकॉर्डिंग आ रही है, हैव। ठीक है, थर्ड क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच शुड बी सेम, यानी नीदर के बाद अगर प्रोनाउन है तो नॉर के बाद भी प्रोनाउन, नीदर के बाद अगर नाउन है तो नॉर के बाद भी नाउन, नीदर के बाद एडजेक्टिव है तो नॉर के बाद भी एडजेक्टिव। ये देखिए, ये प्रोनाउन आया है, यहाँ पे भी प्रोनाउन है, इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम है, ये सेंटेंस करेक्ट है। सेकंड सेंटेंस है, ईदर यू और आई हैव डन दिस वर्क। अब यहाँ पर देखिए, ईदर के साथ क्या आना चाहिए, और, ये ठीक है। ईदर के बाद 2 सब्जेक्ट हैं, ईदर के बाद एक तो यू है और के बाद आई है, तो सब्जेक्ट 2 अगर आए तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड सब्जेक्ट है आई के अकॉर्डिंग हैव।
थर्ड क्या था, पार्ट्स ऑफ स्पीच शुड बी सेम। यहाँ ईदर के बाद भी प्रोनाउन आया है और के बाद भी प्रोनाउन आया है। प्रोनाउन वही होते हैं ना, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हर, हिज, माई, आर, ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ देखिए ईदर के बाद भी प्रोनाउन आया है और के बाद भी प्रोनाउन आया है, इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम है। थर्ड सेंटेंस है, शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखिए नॉट ओनली का फॉलोअर कौन होता है, बट ऑल्सो, पहली कंडीशन सही है। सेकेंड क्या थी, वर्ब मस्ट एग्री विद द सेकेंड सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट एक ही है, दो सब्जेक्ट नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, शी के अकॉर्डिंग इज करेक्ट है। वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तब आएगी जब दो सब्जेक्ट दिए हों। अगर एक ही सब्जेक्ट है तो वर्ब उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। थर्ड क्या था, पार्ट्स ऑफ स्पीच शुड बी सेम। नॉट ओनली के बाद लिखा है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, बट ऑल्सो के बाद लिखा है इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है, तो यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम है। नेक्स्ट सेंटेंस, नॉट ओनली ही वॉज फाइंड बट ऑल्सो एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। यहाँ पर लिखा है फाइन। फाइन एक तो वो होता है कि आप जब अच्छा बोलते हैं, जैसे हाउ आर यू, आई एम फाइन, ठीक है। फाइन का दूसरा मीनिंग भी होता है पेनल्टी, जैसे स्कूल में फ़ाइन नहीं लिया करते थे, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को ओबे नहीं किया है तो आपको फ़ाइन देना पड़ता था, तो यहाँ पे ये वही फ़ाइन है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड लिखा है एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब होता है निकाल देना। तो सेंटेंस का मतलब है, पहले सेंटेंस पढ़ ले रही हूँ, नॉट ओनली ही वॉज फाइंड बट ऑल्सो एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। उससे फ़ाइन ही नहीं लिया गया बल्कि स्कूल से भी निकाल दिया गया, ऐसा इसका मतलब है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में नॉट ओनली आता है तो हम फॉलोअर चेक करते हैं, बट ऑल्सो होना चाहिए, करेक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ ये देखते हैं कि नॉट ओन, अगर दो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब आएगी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है और उसके अकॉर्डिंग वॉज करेक्ट है और सेंटेंस पास्ट में है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होने चाहिए सेम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नॉट ओनली के बाद लिखा है प्रोनाउन, ही, शी, इट, ये सब प्रोनाउन होते हैं, ये प्रोनाउन है। बट ऑल्सो के बाद ये एक्सपेल्ड, ईडी लगा है ना, इसका मतलब ये वर्ब है, वर्ब है ये। बट ऑल्सो के बाद क्या आई है, वर्ब आई है। तो यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको अलग ही समझ में आ रहा है कि सेम नहीं है, हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम करने पड़ेंगे तभी ये सेंटेंस करेक्ट हो पाएगा। तो करेक्ट कैसे करें, किसके अकॉर्डिंग किसको करेक्ट करें, तो ध्यान देना, जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है, इधर और होता है या नीदर नॉर होता है, तो हम जनरली सेकंड वाले को देखकर फर्स्ट वाले को करेक्ट करते हैं। बट ऑल्सो के बाद क्या है, वर्ब है, तो नॉट ओनली के बाद भी क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, सेंटेंस की शुरुआत अगर नॉट ओनली से होती है तो यहाँ इन्वर्जन फॉलो होता है। इन्वर्जन ये फॉलो होता है कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो इसको करेक्ट करने का तरीका यहाँ तो हम ऐसा करें, नॉट ओनली वॉज ही फाइंड, वॉज को पहले लिखेंगे ताकि दोनों तरफ वर्ब आ गई। नॉट ओनली वॉज ही फाइंड बट ऑल्सो एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से नॉट ओनली को हटाकर यहाँ पर लिखते हैं, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। अब दोनों ही तरफ मेन वर्ब आ गई, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। इसका मतलब दोनों ही तरफ वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, डजंट मीन वर्ब होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर अब करेक्ट सेंटेंस है, सही सेंटेंस ये होगा, ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। आई होप ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी सेंटेंस में अगर बोथ आए तो उसका फॉलोअर होगा एंड। कंजंक्शन का मतलब कनेक्टर होता है। कनेक्टर का मतलब जो अगला वर्ड जो कनेक्ट करने के लिए दूसरा सेंटेंस आ रहा है, जैसे ही सेंटेंस में बोथ आ गया तो अगला वर्ड जो आएगा कनेक्ट करने के लिए दूसरा सेंटेंस, वो क्या है, एंड है। तो हम कंजंक्शन चैप्टर में हम बेसिकली ये देखते हैं फॉलोअर यानी कनेक्टर, जो दूसरा वर्ड आ रहा है दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए। पूरे कंजंक्शन में आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा फॉलोअर आता है, राइट। सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस लिखा है, बोथ राम एज वेल एज श्याम वेंट टू मार्केट। बोथ आया तो इसका फॉलोअर सिर्फ और सिर्फ एंड होता है, एज वेल एज नहीं। क्या यूज़ करेंगे, एंड यूज़ करेंगे।
तो करेक्ट होगा बोथ राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट देखते हैं, हार्डली और स्कैर्सली। सेंटेंस में अगर हार्डली या स्कैर्सली आता है तो जो दूसरे पार्ट में जो कनेक्टर लगेगा, जो फॉलोअर लगेगा, वो या तो होगा व्हेन या होगा बिफोर। चाहे व्हेन यूज़ करिए चाहे बिफोर यूज़ करिए। अब समझते हैं हार्डली स्कैर्सली का मतलब क्या होता है। हार्डली स्कैर्सली का दोनों का मीनिंग सेम है। इसका मीनिंग है मुश्किल से। जैसे हम कई बार सेंटेंस में ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे वहाँ पहुँचने में ना 5 मिनट लगेंगे बस, तो हम ऐसा बोलते हैं आई विल टेक हार्डली 5 मिनट्स टू रीच देयर। हार्डली का मतलब मुश्किल से। तो चाहे हार्डली बोलिए चाहे स्कैर्सली बोलिए, सेंटेंस में अगर हार्डली या स्कैर्सली आए, वो भी सेंटेंस की बिगनिंग में, ठीक है, सेंटेंस में अगर हार्डली स्कैर्सली आए तो सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि फॉलोअर क्या होगा, व्हेन होगा या बिफोर होगा। दूसरा पॉइंट, अब इस सेंटेंस को पहले पढ़ लेते हैं। हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास देन स्टूडेंट्स मेड अ नॉइस। सेंटेंस में समझ में आ गया आपको, हार्डली लिखा है तो या तो व्हेन होगा या बिफोर होगा, ये देन थोड़ी ना होगा। तो करेक्ट क्या होगा, हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास व्हेन स्टूडेंट्स मेड अ नॉइस। इसका मतलब हिंदी में ये होगा, मुश्किल से मैंने क्लास छोड़ी ही थी कि स्टूडेंट्स शोर मचाने लगे। राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन। अब आप कहेंगे मैम व्हेन का मतलब तो होता है जब, या क्वेश्चन पूछें तो कब। तो यहाँ पर ये क्या मतलब आ रहा है इसका, यहाँ पे व्हेन का खुद का कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे व्हेन सिर्फ और सिर्फ लिंकिंग वर्ड है, लिंक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आया है दूसरे सेंटेंस को। और रूल ये कहता है कि हार्डली आए या स्कैर्सली आए तो हमें लिंकिंग वर्ड या कनेक्टर कौन सा चाहिए, व्हेन या बिफोर। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक फॉलोअर की तरह काम कर रहा है ये। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, हार्डली के बाद हैड आया, हैड यानी हेल्पिंग वर्ब आई, आए उसके बाद आया यानी सब्जेक्ट, लेफ्ट क्या है, मेन वर्ब है। सेंटेंस की शुरुआत में अगर हार्डली आए या स्कैर्सली आए तो हम इन्वर्जन फॉलो करते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आना, फिर आना सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब। ये होता है इन्वर्जन। किसके बाद फॉलो हो रहा है, हार्डली के बाद। ठीक है, हार्डली के बाद क्या फॉलो होता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आना, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। ये होता है इन्वर्जन, इन्वर्ट कर देता है। हेल्पिंग वर्ब देयर के बाद भी तो इन्वर्जन फॉलो होता है ना। जैसे मैंने कहा देयर आर मैनी पीपल, तो देयर के बाद आर आया, फिर आया मैनी पीपल। ठीक है, तो देयर के बाद आर आया, इसका मतलब आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मैनी पीपल क्या है, सब्जेक्ट है। तो देयर भी इन्वर्जन फॉलो करता है। मैंने कहा देयर इज़ अ किंग, तो देयर इज़ अ किंग, इज़ आया, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आ गई पहले, फिर सब्जेक्ट आया। अ किंग क्या है, सब्जेक्ट है। तो यही इन्वर्जन होता है, यानी कुछ वर्ड्स के बाद हम इन्वर्जन फॉलो करते हैं, और इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब आना, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आना। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास व्हेन स्टूडेंट्स मेड अ नॉइस, इन्वर्जन फॉलो किया है। अब ध्यान देना, हार्डली स्कैर्सली के बाद इन्वर्जन आप तब फॉलो करेंगे जब हार्डली स्कैर्सली सेंटेंस की बिगिनिंग में आए। सेंटेंस के बीच में आता है तो इन्वर्जन फॉलो नहीं होगा। जैसे मैंने कहा आई विल टेक हार्डली 5 मिनट्स टू रीच देयर, तो यहाँ इन्वर्जन फॉलो नहीं होगा क्योंकि ये बिगिनिंग में नहीं आया है। सेंटेंस की शुरुआत अगर हार्डली स्कैर्सली से हो तो आप इन्वर्जन फॉलो करोगे। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन और वाइल। इसको समझते हैं, पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं। नो सूनर, नो सूनर का फॉलोअर कौन होता है, देन। कौन सा वाला देन, THAN, ये वाला देन नहीं होता। सेंटेंस को पढ़िए ज़रा, नो सूनर डिड आई एंटर द क्लास देन स्टूडेंट्स विश्ड मी। इसका मतलब ये है, जैसे ही मैं क्लास में एंटर हुई स्टूडेंट्स ने मुझे विश किया। नो सूनर कहीं पर भी आएगा तो फॉलोअर होगा THAN, देन। ये वाला देन नहीं होगा। जब भी सेंटेंस में एग्जाम में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो नो सूनर के साथ आपको एरर बनाने के लिए ये वाला देन दे देते हैं, ये इनकरेक्ट होता है। करेक्ट कौन सा होगा, THAN। अब आप कहेंगे इस देन और उस देन में क्या फ़र्क है, फ़र्क देख लेते हैं।
कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं ये THAN और ये THEN में क्या फ़र्क होता है। ये देन का जनरली आप यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है। THAN का यूज़ करते हैं आप कंपैरिजन के लिए, और THEN का यूज़ करते हैं आप कोई चीज़ बताने के लिए कि उसके बाद, आफ्टर दैट। आप बोलते हैं ना, आई विल रीच देयर, देन आई विल अरेंज एवरीथिंग, देन आई विल लीव फ्रॉम देयर ऑन टाइम, देन दिस विल हैपन, देन दैट विल हैपन। के बाद का मीनिंग देता है देन, कि उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। THEN, ये वाला THAN यूज़ करते हैं हम कंपैरिजन के लिए। जैसे मैंने कहा माई सिस्टर इज़ बेटर देन यू, यहाँ पे हम THAN यूज़ करेंगे। कंपैरिजन के लिए जनरली हम THAN का यूज़ करते हैं। अब वापस उस सेंटेंस में आ जाते हैं। यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है देन, तो हम, लेकिन कंपैरिजन ऑब्वियसली नहीं हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर इस देन का यूज़ सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर के तौर पर कर रहे हैं, ठीक है, राइट। जैसे हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे हार्डली स्कैर्सली के साथ फॉलोअर क्या यूज़ कर रहे थे, व्हेन या बिफोर, उसी तरीके से नो सूनर के साथ हम फॉलोअर क्या यूज़ करेंगे, देन। ऑलराइट, क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि दूसरा सेंटेंस कनेक्ट करना है, तो कनेक्टर के तौर पर कौन सा वर्ड आएगा, देन। अब आप कहेंगे यहाँ पे देन का क्या मीनिंग है, देन का यहाँ पे कुछ भी मीनिंग नहीं है। देन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर के तौर पर आ रहा है ताकि दूसरा सेंटेंस हम कनेक्ट कर सकें, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, नो सूनर डिड आई एंटर द क्लास, हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ गई सब्जेक्ट के पहले, तो वो क्या हो जाता है, इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन। तो यहाँ पर भी इन्वर्जन फॉलो होता है। तो हमने ये सीखा, हार्डली के साथ भी इन्वर्जन, और हार्डली स्कैर्सली के साथ इन्वर्जन, नो सूनर के साथ भी इन्वर्जन फॉलो होता है, और देयर के साथ भी इन्वर्जन फॉलो होता है। ऑलराइट, इन्वर्जन यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाना, फिर सब्जेक्ट आना, फिर मेन वर्ब का यूज़ करना। ऑलराइट, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है दो एंड ऑल्दो। दो या ऑल्दो का फॉलोअर होता है येट या कॉमा। इसका मतलब होता है हालांकि। दोनों, दो और ऑल्दो दोनों इंटरचेंजेबल हैं, या तो ऑल्दो यूज़ करिए या दो यूज़ करिए, ठीक है। दोनों का ही हिंदी मीनिंग है हालांकि। फॉलोअर कौन होता है, या तो येट या कॉमा। अब देखते हैं ये क्या करता है। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। दोनों ही सेंटेंसेस जो होते हैं वो कॉन्ट्ररी होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी कहिए या कॉन्ट्ररी, अपोजिट। एक देता है पॉजिटिव मीनिंग, एक देता है नेगेटिव मीनिंग। या तो एक देगा नेगेटिव, फर्स्ट वाला नेगेटिव सेकंड वाला पॉजिटिव, या फर्स्ट वाला पॉजिटिव सेकंड वाला नेगेटिव, इस तरीके से। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या कहना चाह रही हूँ मैं, एग्जाम्पल से बता रही हूँ। जैसे मैंने कहा, हालांकि गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये स्कीम लॉन्च तो की है, लेकिन इसका फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। लॉन्च की है, रिलीज़ की है, अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा लोगों तक, नेगेटिव पॉइंट है। ऑलराइट, तो इस तरीके से एक पॉजिटिव मीनिंग और एक नेगेटिव मीनिंग। जैसे कई बार बोलते हैं ना, हालांकि उसने मेहनत तो की थी लेकिन फेल हो गया। मेहनत की थी, हार्डवर्क किया था, पॉजिटिव पॉइंट है, फेल हो गया, नेगेटिव पॉइंट है। तो इस तरीके से कॉन्ट्ररी सेंटेंसेस को जोड़ता है दो या ऑल्दो। फॉलोअर कौन होता है, या तो येट या तो कॉमा। देखिए, बोलने में आता है जब सेकंड सेंटेंस आप जोड़ते हैं ना, तो मीनिंग लेकिन का ही आता है, लेकिन बट ना यूज़ होकर या तो येट यूज़ होता है या कॉमा। लेकिन का मीनिंग यहाँ बट नहीं देता है। बोलचाल में बोलते हैं, बहुत बार सुना है मैंने, ऑल्दो और दो के साथ लोग बोलचाल में बट बोलते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग चलें तो या तो येट आएगा या कॉमा आएगा। देखते हैं एग्जाम्पल। ऑल्दो शी इज़ पुअर बट शी इज़ ऑनेस्ट। मैंने क्या बताया था, कॉन्ट्ररी सेंटेंसेस को जोड़ता है ऑल्दो या दो। ऑल्दो का हिंदी मीनिंग क्या बताया था, हालांकि। हालांकि शी इज़ पुअर, हालांकि वह क्या है, पुअर है, लेकिन क्या है, ऑनेस्ट है। पुअर है, गरीब है, नेगेटिव पॉइंट है। ऑनेस्ट है, पॉजिटिव पॉइंट है। ऑलराइट, तो यहाँ पर बट ना यूज़ करके क्या यूज़ करोगे, या तो येट लगा दो या कॉमा लगा दो, ठीक है। ऑल्दो और दो क्या करता है, दो कॉन्ट्ररी सेंटेंसेस को जोड़ता है, अपोजिट मीनिंग के सेंटेंसेस को जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। हालांकि उसने मेहनत की थी लेकिन फेल हो गया। लेकिन का मतलब होता बट है, लेकिन यहाँ बट नहीं यूज़ करके या तो येट लगाइए या सिर्फ कॉमा लगा दीजिए। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल्दो ही इज़ ओल्ड स्टिल ही इज़ स्ट्रॉन्ग। ओल्ड है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, या तो येट लगाइए या कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्दो ही इज़ रिच
बट ही इज़ माइजर, हालांकि वह रिच है लेकिन कंजूस है। ठीक है, तो रिच है पॉजिटिव पॉइंट है, कंजूस है नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे यट ना लगाकर क्या लगाएंगे, या तो बट ना लगा के या तो यट लगाएंगे या कॉमा लगाएंगे। समझ आया ना ये पॉइंट। ऑल्दो और दो का फॉलोअर होता है या तो यट या तो कॉमा। क्या करता है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। किस टाइप के दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, कॉन्ट्ररी मीनिंग के, एक देता है पॉजिटिव मीनिंग, एक देता है नेगेटिव मीनिंग। नेक्स्ट है द रीज़न वाई या द रीज़न फॉर। जब भी किसी सेंटेंस में या तो आ जाए द रीज़न, या आ जाए द रीज़न वाई, या आ जाए द रीज़न फॉर, तो आगे जो कनेक्टर यूज़ करोगे ना दूसरा सेंटेंस जोड़ने के लिए, तो वो क्या होगा, दैट होगा। राइट, फॉलोअर क्या होगा, दैट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द रीज़न वाई ही इज़ एब्सेंट इज़ बिकॉज ही इज़ इल। लिखा है द रीज़न वाई, द रीज़न वाई ही इज़ एब्सेंट इज़ बिकॉज नहीं होगा, क्या होगा, दैट होगा। ठीक है, द रीज़न वाई ही इज़ एब्सेंट इज़ दैट ही इज़ इल। अगला, दिस इज़ द रीज़न ड्यू टू ही इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। आ गया दिस इज़ द रीज़न, रीज़न आ गया, रीज़न के कारण ड्यू टू नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट। दिस इज़ द रीज़न दैट ही इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। बोलचाल में कुछ भी बोलते हैं चल जाता है, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ ग्रामर का क्या रूल होता है। बोलचाल में तो लोग कुछ भी बोलते हैं, और मतलब बोलचाल में नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज़ द रीज़न ड्यू टू ही इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। द रीज़न आ गया तो इसलिए फॉलोअर क्या होगा, दैट होगा, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दिस इज़ द रीज़न दैट ही इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगला, नेक्स्ट है रेदर या अदर के साथ फॉलोअर कौन आएगा, देन, THAN वाला देन। सेंटेंस है, आई वुड रेदर देन, आई वुड स्टडी। कई लोग रादर पढ़ते हैं, कई रेदर पढ़ते हैं। ठीक है, आई वुड रेदर स्टडी देन वॉच शाहरुख खान्स मूवी। यहाँ पे THEN ना आकर के क्या आएगा, THAN। ध्यान रखना, सेंटेंस में ये एरर डिटेक्शन के फॉर्मेट में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सेंटेंस गलत बना देते हैं और आपसे पूछते हैं कौन से पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे THAN नहीं होगा। कभी भी रेदर आए ना तो फॉलोअर THAN होगा। आई वुड रेदर स्टडी देन वॉच शाहरुख खान्स मूवी। अब रेदर देन का मतलब होता है कि जगह पर, इंस्टेड ऑफ। जैसे मैंने कहा आई वुड रेदर स्टडी, मैं पढ़ना पसंद करूँगी शाहरुख खान की मूवी देखने की जगह पर या देखने के बजाय, तो रेदर के साथ क्या आएगा, देन, THAN। नेक्स्ट है शी इज़ नो अदर बट माई सिस्टर। ये गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, शी इज़ नो अदर देन माई सिस्टर। वह और कोई नहीं मेरी सिस्टर है, तो क्या बोलेंगे, शी इज़ नो अदर देन माई सिस्टर। अदर आया तो फॉलोअर क्या आ गया, देन आ गया। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट, अनटिल और अनलेस। कई लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता है तो बोल देते हैं अनटिल और अनलेस, जो भी सूट हो जाए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं क्या डिफरेंस होता है अनटिल और अनलेस में, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। अनटिल और अनलेस का यूज़ करते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस में। अनटिल और अनलेस का यूज़ करते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस में। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कंडीशन रखी जाती है, शर्त रखी जाती है। शर्त कैसे, जैसे मैंने कहा जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे ना आप पास नहीं हो सकते। पास होने की शर्त क्या हो गई, पढ़ाई करना, तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो अनटिल और अनलेस का यूज़ हम किस में करते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में। अब देखते हैं डिफरेंस क्या होता है अनटिल और अनलेस में। अनटिल का यूज़ करेंगे हम टाइम एक्सप्रेसिंग सेंटेंसेस के साथ, अनलेस का यूज़ करेंगे अदर कंडीशंस के साथ। ऑलराइट, टाइम एक्सप्रेसिंग सेंटेंसेस के साथ। अब एग्जांपल देख लेते हैं, आई शैल वेट हेयर अनटिल या अनलेस माई फ्रेंड कम्स। मैं यहाँ वेट करूँगी जब तक मेरी फ्रेंड नहीं आ जाती। तो अनटिल आएगा या अनलेस आएगा, यहाँ पर वेट करना है। वेट कब तक करना है, जब तक फ्रेंड नहीं आ जाती। कहीं ना कहीं टाइम एक्सप्रेसिंग सेंटेंस है ये, बोला नहीं गया कि 6 बजे 8 बजे 10 बजे, टाइम नहीं बताया गया है, लेकिन ये टाइम एक्सप्रेसिंग सेंटेंस है। राइट, वेट कब तक करना है, जब तक मेरी फ्रेंड नहीं आ जाती। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अनटिल। अब यहाँ देखिए, अनटिल या अनलेस। अनटिल और अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस।
जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो यहाँ कंडीशन रखी गई है, सफलता कब मिलेगी, जब आप हार्ड वर्क करोगे। कंडीशन, ये टाइम एक्सप्रेसिंग कंडीशन नहीं है, ये अदर कंडीशन है। जब भी आप टाइम एक्सप्रेसिंग सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तब अनटिल आएगा, जब हम अदर कंडीशंस यानी टाइम को छोड़कर जो भी कंडीशन होगी तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अनलेस। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। देखिए अनटिल और अनलेस का हिंदी मीनिंग होता है जब तक नहीं, इसमें नॉट छुपा होता है, राइट। तो अनटिल और अनलेस वाले सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कहा आई शैल वेट हेयर अनटिल माई फ्रेंड कम्स, तो इस सेंटेंस का मीनिंग होगा आई शैल वेट हेयर, मैं यहाँ वेट करूँगी जब तक मेरी फ्रेंड नहीं आ जाती। जब तक मेरी फ्रेंड नहीं आती मैं उसका वेट करूँगी। तो यहाँ पर नॉट नहीं था, नॉट कहीं लिखा नहीं है, ये किस में है, अनटिल में ही नॉट है, ठीक है। तो अनटिल वाले सेंटेंस में नॉट नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन अनटिल वाले सेंटेंस में नोट तो यूज़ नहीं करते हैं। अगर कोई दूसरा सेंटेंस आप जोड़ते हैं तो उसमें नॉट आ सकता है। जैसे यहाँ देखिए अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अनटिल और अनलेस का यूज़ करते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस में। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कंडीशन रखी जाए, शर्त रखी जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस है जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे आप पास नहीं हो सकते, तो कंडीशन क्या रखती कि पढ़ाई करने की कंडीशन रखती कि पढ़ाई नहीं करोगे तब तक पास नहीं हो सकते। तो इन सेंटेंसेस को बोलेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, ऑलराइट, जिसमें शर्त रखी जाए, कंडीशन रखी जाए। अब डिफरेंस क्या होता है अनटिल और अनलेस में, अनटिल का यूज़ करते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग सेंटेंसेस के साथ, अनलेस का यूज़ करेंगे अदर कंडीशंस के साथ। टाइम एक्सप्रेसिंग सेंटेंसेस को छोड़कर बाकी जो भी सेंटेंसेस हैं वहाँ पे कौन सा किसका यूज़ करेंगे, अनलेस का। जिसमें टाइम एक्सप्रेस किया गया हो वहाँ यूज़ करेंगे अनटिल का। देख लेते हैं एग्जाम्पल में यहाँ, और इसका हिंदी मीनिंग भी देख लेते हैं। अनटिल या अनलेस दोनों का हिंदी मीनिंग होता है जब तक नहीं, नहीं का मतलब नॉट। इसका मतलब ये अनटिल या अनलेस वाले सेंटेंस में क्या छुपा होता है, नॉट छुपा होता है। तो अनटिल और अनलेस वाले सेंटेंस में नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अनटिल और अनलेस में ही क्या छुपा है, नॉट छुपा है, क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग होता है जब तक नहीं। अब कैसे समझते हैं एग्जाम्पल से। सेंटेंस है आई शैल वेट हेयर अनटिल या अनलेस माई फ्रेंड कम्स। दो ऑप्शन है अनटिल या अनलेस। मैं यहाँ वेट करूँगी जब तक मेरी फ्रेंड नहीं आ जाती, इसका हिंदी मीनिंग ये है सेंटेंस का। तो वेट कब तक करना है, जब तक फ्रेंड नहीं आ जाती। कहीं ना कहीं टाइम एक्सप्रेसिंग सेंटेंस है, बोला नहीं है कि इतने बजे या कौन से कितने टाइम पे, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम एक्सप्रेसिंग सेंटेंस है ये, क्योंकि वेट कब तक करना है, जब तक मेरी फ्रेंड नहीं आ जाती, फ्रेंड के आने तक वेट करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अनटिल आएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं नहीं, बार बार नहीं कह रही हूँ मैं, फिर से आई शैल वेट हेयर, मैं यहाँ वेट करूँगी जब तक मेरी फ्रेंड नहीं आ जाती। नहीं यानी अनटिल में क्या छुपा है, नॉट छुपा है। तो अनटिल और अनलेस वाले सेंटेंस में नॉट नहीं आता, लेकिन अगर जो दूसरा सेंटेंस अनटिल और अनलेस वाले सेंटेंस के साथ जो दूसरा सेंटेंस कनेक्ट करोगे तो वहाँ हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या? अगले एग्जाम्पल से देखना क्या समझाने की कोशिश की है, इससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड सेंटेंस देखिए यहाँ पे, अनलेस या अनटिल यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। क्या आएगा, अनटिल या अनलेस, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर टाइम थोड़ी ना बताया गया है, टाइम के बारे में कि कब तक या आने तक, जाने तक, कुछ भी ऐसा नहीं बोला है यहाँ पे। तो बस ये बोला है कि जब तक हार्ड वर्क नहीं करते सफलता नहीं मिलेगी। सफलता पाने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, हार्ड वर्क है, ऑलराइट। तो यहाँ पर टाइम नहीं बताया गया है, यहाँ पे अदर कंडीशन है। तो अदर कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, अनलेस। तो करेक्ट होगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। अब मैंने आपको बताया था अनलेस या अनटिल वाले सेंटेंस में नॉट नहीं लगता, लेकिन दूसरा सेंटेंस जोड़ोगे ना तो वहाँ नॉट आ सकता है अगर यूज़ करना हो तो।
जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ तक का मतलब क्या है? अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ तक का हिंदी मीनिंग है जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते। ऑलराइट, यहाँ नॉट नहीं आएगा इस वाले सेंटेंस में क्योंकि इसी में ही नॉट छुपा है, लेकिन कॉमा के बाद अगर दूसरा सेंटेंस जोड़ते हो तो वहाँ आप नॉट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है यू कैन नॉट गेट सक्सेस, आपको सफलता नहीं मिल सकती। फिर से हिंदी मीनिंग आपको बता रही हूँ, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते, यू कैन नॉट गेट सक्सेस, आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि अनटिल और अनलेस वाले सेंटेंस में नॉट नहीं आता क्योंकि इसमें ही नॉट छुपा होता है, लेकिन कॉमा के बाद अगर दूसरा सेंटेंस जोड़ते हो तो वहाँ नॉट आ सकता है। ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कनेक्टर क्या यूज़ होता है अनटिल और अनलेस वाले सेंटेंसेस में? अनटिल और अनलेस वाले सेंटेंसेस में कनेक्टर यूज़ होता है कॉमा। जैसे यहाँ पर कॉमा आएगा, कॉमा तो होगा आई शैल वेट हेयर अनटिल माई फ्रेंड कम्स, यू वर्क अनलेस यू वर्क हार्ड, फिर देखिए कॉमा लगा है ना, यू कैन नॉट गेट सक्सेस। तो अनटिल और अनलेस वाले सेंटेंस में कनेक्टर जो होता है वो कॉमा होता है। ठीक है, कॉमा से दूसरा सेंटेंस जुड़ जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा अनटिल और अनलेस कहाँ यूज़ होता है। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, कई बार ये थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। अनटिल और अनलेस का पहला पॉइंट ये है कि इसको कहाँ यूज़ करते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें शर्त रखी जाती है। दूसरा पॉइंट, अनटिल और अनलेस में डिफरेंस क्या होता है? अनटिल का यूज़ टाइम एक्सप्रेसिंग सेंटेंसेस के साथ और अनलेस का यूज़ अदर कंडीशंस के साथ। तीसरा पॉइंट, अनटिल और अनलेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अनटिल और अनलेस का हिंदी मीनिंग होता है जब तक नहीं। नहीं का मतलब नॉट, तो अनटिल और अनलेस में ही क्या छुपा होता है? नॉट छुपा होता है। तो अनटिल और अनलेस वाले सेंटेंस में नॉट नहीं आता, लेकिन कॉमा के बाद अगर दूसरा सेंटेंस जोड़ते हो तो वहाँ नॉट यूज़ कर सकते हैं। ये है पॉइंट अनटिल और अनलेस का। नेक्स्ट पॉइंट, लेस्ट। लेस्ट का फॉलोअर होता है शुड, हमेशा लेस्ट का फॉलोअर होता है शुड। लेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो। कहीं ऐसा ना हो, ना का मतलब नॉट। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि सेंटेंस इस शब्द के अर्थ में ही नॉट छुपा है, राइट? तो जिस भी सेंटेंस में लेस्ट आएगा वहाँ पर हम नॉट यूज़ नहीं करेंगे। ऑलराइट, फिर से सबसे पहला पॉइंट, लेस्ट का फॉलोअर होता है शुड। सेकेंड पॉइंट, लेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो। थर्ड पॉइंट, लेस्ट वाले सेंटेंस में नॉट नहीं आता। ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। स्टडी लेस्ट यू शुड फेल, पढ़ाई करो, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाओ। ये इसका हिंदी मीनिंग है। अब आप कहेंगे कि शुड का मतलब तो होता है चाहिए, लेकिन यहाँ पर शुड का मतलब चाहिए जैसा तो कुछ सेंस ही नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन यहाँ पर शुड सिर्फ और सिर्फ लेस्ट का फॉलोअर बन के आ रहा है। ऑलराइट, लेस्ट का फॉलोअर। नेक्स्ट सेंटेंस, राइट फास्ट लेस्ट टाइम शुड ओवर, जल्दी लिखो कहीं ऐसा ना हो टाइम ओवर हो जाए, राइट? तो यहाँ पर लेस्ट का फॉलोअर क्या आया? शुड आया। नेक्स्ट देखते हैं, रन फास्ट लेस्ट यू वुड लेट, रन फास्ट तेज दौड़ो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू वुड लेट, वुड नहीं आएगा, क्या आएगा? शुड आएगा। ठीक है, वुड नहीं आएगा, शुड आएगा, क्योंकि लेस्ट का फॉलोअर होता है शुड। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? रन फास्ट तेज दौड़ो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो आप लेट हो जाओ। ठीक है, तो ये था लेस्ट वाला पॉइंट। अगला पॉइंट, डाउट डाउटफुल। सेंटेंस को पढ़िए ज़रा क्या लिखा है। ये नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए हम, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। डाउट या डाउटफुल आर फॉलोड बाय इफ़ या वेदर इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे ये बोला गया है डाउट या डाउटफुल अगर किसी सेंटेंस में आता है तो, और सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होता है तो फॉलोअर कौन होगा? इफ़ या वेदर। अगला पॉइंट पढ़िए, डाउट एंड डाउटफुल आर, डाउट और डाउटफुल आर फॉलोड बाय दैट
इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ ये बोला गया है किसी भी सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल आ जाए और अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो फॉलोअर कौन होगा, दैट होगा। बस ये छोटा सा पॉइंट। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर डाउट या डाउटफुल आ जाए, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा तो फॉलोअर कौन होगा, इफ़ या वेदर। अगर सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल आ जाए, सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो फॉलोअर कौन होगा, दैट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डाउटफुल सेंटेंस है, आई एम डाउटफुल दैट माई फादर विल अलाउ मी टू गो टू द सिनेमा। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो दैट नहीं आएगा, या तो आएगा इफ़ या आएगा वेदर। आई एम डाउटफुल इफ़ माई फादर विल अलाउ मी टू गो टू द सिनेमा, या ऐसा बोलिए आई एम डाउटफुल वेदर माई फादर विल अलाउ मी टू गो टू द सिनेमा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट हैव एनी डाउट वेदर शी विल आंसर। नेगेटिव सेंटेंस है, वेदर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, दैट। तो क्या आएगा, आई डोंट हैव एनी डाउट दैट शी विल आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन, वाइल। व्हेन या वाइल, आज हम देखते हैं व्हेन और वाइल में फ़र्क क्या होता है। अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो व्हेन या वाइल का अगर कंजक्शन के तौर पर यूज़ करते हैं तो हिंदी मीनिंग निकलता है जब। ठीक है, अब देखते हैं व्हेन और वाइल में फ़र्क क्या है, क्या फ़र्क आता है। यहाँ सेंटेंस को पढ़िए, व्हेन ही सॉ हिज पेरेंट्स ही बिकेम हैप्पी। जब उसने अपने पेरेंट्स को देखा वह खुश हुआ। तो जब भी एक टास्क कंप्लीट होता है उसके बाद दूसरा शुरू होता है, एक एक्शन कंप्लीट हुआ दूसरा शुरू हुआ, तो हम व्हेन का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो उसने अपने पेरेंट्स को देखा, फिर क्या हुआ, वह खुश हुआ। ऑलराइट, सो व्हेन ही सॉ हिज पेरेंट्स ही बिकेम हैप्पी। अब देखते हैं वाइल का यूज़ कहाँ करते हैं। सेंटेंस है, वाइल शी वॉज ड्राइविंग द कार आई वॉज टेकिंग रेस्ट इन द बैक सीट। वाइल का यूज़ करेंगे जब दो काम, दो एक्शंस पैरेलल हो रहे हों, एक साथ हो रहे हों। तो यहाँ बोला गया है वाइल शी वॉज ड्राइविंग द कार, जब वह कार ड्राइव कर रही थी, आई वॉज टेकिंग रेस्ट इन द बैक सीट, तब मैं रेस्ट कर रही थी बैक सीट पर। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाइल शी वॉज ईटिंग फूड, जब वह खाना खा रही थी, आई वॉज टॉकिंग टू हर, तब मैं उससे बात कर रही थी। जब वह खाना खा रही थी उसी समय मैं उससे बात कर रही थी। इसका मतलब दो एक्शंस एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, पैरेलल हैं, तब हम वाइल का यूज़ कर रहे हैं। और व्हेन का यूज़ कब करते हैं, जब एक एक्शन कंप्लीट हुआ और जस्ट उसके बाद दूसरा शुरू हुआ, तब हम व्हेन का यूज़ करते हैं। और व्हेन का कहाँ यूज़ करते हैं, व्हेन का और यूज़ करते हैं स्टेज ऑफ लाइफ को एक्सप्रेस करने के। व्हेन ही वॉज यंग ही कुड रन फास्ट, जब वह यंग था तब वह तेज़ दौड़ सकता था। कब तेज़ दौड़ सकता था, जब वह यंग था। तो ये यंग एज है। तो जब भी हम स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात करते हैं ना, जैसे चाइल्डहुड, यंग एज, ओल्ड एज, तब भी हम व्हेन का यूज़ करते हैं। अगला एग्जाम्पल, व्हेन शी वॉज चाइल्ड शी वॉज वेरी नॉटी, जब वह चाइल्ड थी तब वह नॉटी थी। तो इसका मतलब स्टेज ऑफ लाइफ को हम एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, व्हेन का। और व्हेन का कहाँ, और व्हेन और वाइल में डिफरेंस क्या था, जब एक टास्क कंप्लीट, एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा शुरू हो तो व्हेन का यूज़, और जब दो एक्शंस एक साथ चल रहे हों, पैरेलल हों, तो हम वाइल का यूज़ करेंगे। एक पॉइंट और ध्यान देना, वाइल के जस्ट बाद अगर वर्ब आ जाती है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होती है, राइट। जैसे आप बोलते हैं ना, वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, वाइल डूइंग दिस वर्क, वाइल वर्किंग हार्ड। तो इस तरीके से वाइल के बाद अगर वर्ब आएगी तो वो आईएनजी फॉर्म में होगी, ये पॉइंट ध्यान रखना। बात करते हैं कंजंक्शन पर बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं और ये सेंटेंसेस पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए बी सी डी और ई। ई वाला जो पार्ट है इसमें नो एरर है, यानी अगर सेंटेंस करेक्ट होगा तो यहाँ पे हमको मार्क करना है नो एरर। सेंटेंसेस को पढ़ना है अच्छे से, देखना है सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो क्या इनकरेक्ट है और क्या करेक्शन होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन कंजंक्शन। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसी पर ही बेस्ड एक्सरसाइज है ये। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, रीड करिए। ऑल्दो इट इज़ कॉस्टली स्टिल वी हैव बॉट इट। यहाँ पर लिखा है ऑल्दो। किसी भी सेंटेंस में ऑल्दो या दो आता है, उसके बाद अगर दूसरा सेंटेंस जुड़ता है तो दूसरे सेंटेंस में हम या तो यट लगाएंगे या कॉमा लगाएंगे, स्टिल नहीं आएगा। ऑल्दो और दो का फॉलोअर जो होता है वो या तो यट होता है या कॉमा होता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर थी, सी पार्ट में एरर। सेकंड सेंटेंस है,
नो सूनर द स्टूडेंट्स सॉ द टीचर देन दे स्टार्टेड रनिंग टू देयर क्लासरूम। सेंटेंस की शुरुआत हो रही है नो सूनर से। हमने पढ़ा था कि नो सूनर का फॉलोअर होता है देन, THAN, ठीक है। सेकेंड पॉइंट था कि नो सूनर कहीं पर भी आता है ना तो हम वहाँ पे इन्वर्जन फॉलो करते हैं। इन्वर्जन का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ देखिए नो सूनर के बाद इन्वर्जन फॉलो होगा। ये सेंटेंस लिखा है द स्टूडेंट्स सॉ यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? डिड। तो यहाँ पे इन्वर्जन फॉलो करने के लिए हमको पहले लिखना होगा डिड। तो सही होगा नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स। अब किसी भी सेंटेंस में डू, डज या डिड आता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सॉ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? सी। तो करेक्ट होगा नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स सी द टीचर देन दे स्टार्टेड रनिंग टू देयर क्लासरूम। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है His friend gave him neither a watch nor a pen or a mobile। सेंटेंस में आया है नीदर का फॉलोअर होता है नॉर। कितनी बार भी आएगा तो वो नॉर ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है his friend gave him neither a watch nor a pen और a mobile नहीं होगा, यहाँ पर nor a mobile होगा, NOR, नॉर। नीदर के साथ जितनी बार भी आएगा वो नॉर ही होगा। ठीक है, तो थर्ड सेंटेंस में एरर कहाँ थी? डी वाले पार्ट में। ऑलराइट। फोर्थ, द ऑफिसर वॉज डाउटफुल। द ऑफिसर वॉज डाउटफुल दैट सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व इन द ब्राइबरी। यहाँ पर आया है डाउटफुल। हमने पढ़ा था किसी भी सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल आ जाए तो जो कनेक्टर हम फॉलो करेंगे, जो कनेक्टर यूज़ करेंगे दूसरा सेंटेंस जोड़ने के लिए, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो या तो इफ़ आएगा या वेदर। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो दैट आएगा। यहाँ पे सेंटेंस कैसा है, ये पूरा सेंटेंस पढ़ के बताइए। सेंटेंस है अफर्मेटिव। ऑलराइट, यहाँ ना ही नॉट आया है और ना ही क्वेश्चन मार्क आया है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉलोअर कभी भी दैट नहीं होगा। यहाँ पर क्या आएगा? इफ़ या वेदर। जो भी लगाइए, या तो इफ़ लगाइए या वेदर लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा वेदर, तो होगा द ऑफिसर वॉज डाउटफुल दैट नहीं होगा, वेदर। द ऑफिसर वॉज डाउटफुल वेदर सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व इन द ब्राइबरी। तो कौन से पार्ट में एरर है? बी वाले पार्ट में एरर है। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, माई फ्रेंड्स आर बोथ इंटेलिजेंट और लेबोरियस। यहाँ पर आ गया बोथ। हमने पढ़ा था जब भी किसी सेंटेंस में बोथ आएगा और उसके बाद अगर फॉलोअर की ज़रूरत होगी तो वो कनेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा? एंड। तो बोथ के साथ हमेशा क्या आएगा? एंड आएगा। ठीक है, जहाँ कहीं भी बोथ दिखता है तो कनेक्टर या फॉलोअर हमेशा क्या यूज़ करेंगे? एंड यूज़ करेंगे। तो कौन से पार्ट में एरर है? डी वाले पार्ट में एरर है। इस और की जगह एंड आएगा। 6th पॉइंट, हरी अप लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। हरी अप लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। लेस्ट आया, लेस्ट का फॉलोअर हमेशा शुड होता है। ठीक है, लिखा हुआ है। लेस्ट के साथ कभी भी नॉट नहीं आता है। लेस्ट जिस भी सेंटेंस में आ जाए उस सेंटेंस में नॉट नहीं आता है, क्योंकि लेस्ट में ही नॉट छुपा होता है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो यानी नॉट। तो इसमें नॉट नहीं आएगा, तो सी पार्ट में एरर है। 7th, ऑल्दो ही इज़ इंटेलिजेंट बट ही इज़ वर्क शाय। वर्क शाय का मतलब होता है कामचोर। ऑल्दो ही इज़ इंटेलिजेंट, हालांकि वह इंटेलिजेंट है लेकिन वर्क शाय है। लेकिन का मतलब ऑब्वियसली बट होता है, लेकिन यहाँ पर बट नहीं आएगा क्योंकि ये रूल है ग्रामर का। ऑल्दो या दो के साथ जो फॉलोअर होता है वो या तो ईट होता है या कॉमा होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे बट नहीं आएगा, सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में एरर है, बट नहीं आएगा, ईट आएगा या कॉमा। 8th सेंटेंस है आई हैव नेवर रिटन नॉर टॉक्ड टू हर। ठीक है,
आई हैव नेवर, यहाँ पे लिखा है नॉर, नॉर किसके साथ आता है, नीदर के साथ आता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सी एरर है, नेवर ना लिखकर क्या लिखना है, नीदर। आई हैव नीदर रिटन नॉर टॉक्ड टू हर, तो यहाँ पे आएगा नीदर, नीदर, NEITHER। नाइन्थ, नेक्स्ट सेंटेंस। तो 8th वाले में कौन से में एरर था, बी वाले पार्ट में एरर था, ठीक है, बी वाले पार्ट में। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। गिव मी योर बैग लेस्ट आई विल शूट यू। अभी बताया था मैंने आपको, लेस्ट, लेस्ट का फॉलोअर होता है शुड, विल नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, शुड आएगा, ठीक है, SHOULD, शुड। गिव मी योर बैग, मुझे अपना बैग दो, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, आई शुड शूट यू, कहीं ऐसा ना हो मैं आपको शूट कर दूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा है, लेस्ट के साथ आएगा शुड। नेक्स्ट 10th सेंटेंस है, ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर। यहाँ इन्वॉल्व का मतलब वर्ब आई है, इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर, लेकिन बट ऑल्सो के बाद तो प्रपोजिशन आया है, वर्ब नहीं आई है। तो जब भी ऐसी टाइप की सिचुएशन आती है तो हमको सेकंड वाले को देखकर फर्स्ट वाले को करेक्ट करना होता है। देखिए बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, प्रपोजिशन, तो नॉट ओनली के बाद भी क्या होना चाहिए, प्रपोजिशन होना चाहिए, तभी क्या होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस चेंज कर देंगे। बी पार्ट में एरर है, बी का मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, तो होगा ही वॉज, इसको चेंज कर देंगे हम, इसको सही तरीके से ऐसे लिखेंगे, ही वॉज इन्वॉल्व्ड, फिर आगे लिखेंगे नॉट ओनली, ही वॉज इन्वॉल्व्ड नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर। अब नॉट ओनली के बाद भी क्या आ गया, प्रपोजिशन, बट ऑल्सो के बाद भी क्या आ गया, प्रपोजिशन, इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम हो गए। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट 11th सेंटेंस, हार्डली हैड द फंक्शन स्टार्टेड देन इट बिगिन टू रेन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है हार्डली, हार्डली जब भी किसी सेंटेंस में आएगा तो उसका फॉलोअर क्या होता है, हार्डली का फॉलोअर होता है या तो व्हेन या तो बिफोर। तो यहाँ पर देन आया है, ये इनकरेक्ट है, तो या तो व्हेन आएगा या तो बिफोर आएगा, तो करेक्ट क्या होगा, हार्डली हैड द फंक्शन स्टार्टेड व्हेन इट बिगिन टू रेन। मुश्किल से फंक्शन शुरू हुआ ही था कि बारिश हो गई, ठीक है, इसका मतलब ये है। और हमने पढ़ा था कि हार्डली के साथ इन्वर्जन फॉलो होता है, ठीक है, इन्वर्जन यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो देखिए हार्डली के बाद हैड आया है ना, हेल्पिंग वर्ब आई है, इसका मतलब इन्वर्जन फॉलो हुआ है। नेक्स्ट है 12th, सूनर दैट ही हैड अराइव्ड देन हिज फ्रेंड्स अरेंज्ड अ पार्टी फॉर हिम इन हिज ऑनर। यहाँ पे सूनर लिखा है तो ये गलत है, सूनर नहीं नो सूनर होगा, ठीक है, नो सूनर। अब नो सूनर का फॉलोअर होता है देन, तो देन यहाँ पे ये दैट अननेसेसरी लिखा है क्योंकि देन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो करेक्ट होगा नो सूनर। अब हमने पढ़ा था कि नो सूनर के साथ इन्वर्जन फॉलो होता है, तो यहाँ पे ही हैड ना होकर हैड ही हो जाएगा, हैड ही, तो करेक्ट होगा नो सूनर हैड ही arrived then his friends arranged a party for him in his honor. 13, both the teacher as well as the students are enjoying the trip. both the teacher और students, यहाँ पे सिंगुलर है टीचर, ठीक है, करेक्ट लिखा है, both कौन, टीचर और स्टूडेंट्स। तो जब भी किसी सेंटेंस में both आता है तो कनेक्टर हम क्या यूज़ करते हैं, एंड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो है एज वेल एज ना आकर एंड आएगा, एंड का यूज़ करेंगे, तो करेक्ट होगा बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर इंजॉइंग द ट्रिप। तो कौन से पार्ट में एरर है, बी वाले पार्ट में है, ए वाला पार्ट तो ये वाला है, ये करेक्ट है, और ये पूरा बी वाला पार्ट है यहाँ से, ठीक है, तो बी वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला पॉइंट, 14th वाले को ध्यान से देखना। सेंटेंस 2 दिए हैं, मतलब 14 और 15 वाला एक साथ पढ़ते हैं, अच्छे से इसको देखना। 14th सेंटेंस है शी बिहेव्ड इन सच अ वे दैट वी हैव एक्सपेक्टेड, अब 14th वाला सेंटेंस ये कहता है कि शी बिहेव्ड, उसने ऐसे बिहेव किया, शी बिहेव्ड इन सच अ वे, उसने इस तरीके से बिहेव किया, दैट वी हैव एक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, जो हमने एक्सपेक्ट किया। नेक्स्ट है 15th वाला शी बिहेव्ड इन सच अ वे एज एवरी वन बिकेम डिसअपॉइंटेड, कि हर कोई क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया। अब देखिए 14th वाले में लिखा है, दोनों में लिखा है सच, फर्स्ट 14th वाले में भी सच लिखा हुआ है, सेकंड 15th वाले में भी सच लिखा है। अब देखना सच के साथ कभी कभी एज आता है और कभी कभी दैट आता है, तो कब एज आता है, सच एज कब बोलते हैं और सच दैट कब बोलते हैं। देखिए यहाँ पर सच के साथ एज तब आता है जब जनरल सेंस होता है। क्या होता है जनरल सेंस अभी बता रही हूँ, लेकिन सच के साथ दैट कब यूज़ करते हैं, जब सेंटेंस में रिजल्ट या कंक्लूजन की बात हो। जो अगला सेंटेंस है उसमें फर्स्ट वाले सेंटेंस का कुछ, फर्स्ट वाले एक्शन का सेकंड वाले में कुछ रिजल्ट आए, कुछ कंक्लूजन आए। फिर से सच के साथ एज आएगा जब जनरल सेंस होगा, सच के साथ दैट आएगा जब रिजल्ट या कंक्लूजन की बात की गई हो। अब फिर से आते हैं 14 और 15 वाले सेंटेंस में। She behaved in such a way that we have expected. उसने इस तरीके से बिहेव किया जो हमने एक्सपेक्ट किया था। जनरल है, कोई कहीं पे कोई रिजल्ट और कंक्लूजन की बात नहीं की गई है। 15th वाले सेंटेंस को पढ़िए, She behaved in such a way as everyone became disappointed. उसने ऐसे बिहेव किया कि सब डिसअपॉइंटेड हो गए। उसके बिहेवियर का रिजल्ट क्या निकला कि सभी के सभी डिसअपॉइंटेड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट निकला उसके बिहेवियर का, कंक्लूजन निकला, समझ आया। तो जब भी कंक्लूजन निकलता है ना तो सच के साथ दैट लगाते हैं, लेकिन एक जनरल सेंस में बस एक सेंटेंस बना हुआ है तो वहाँ पे सच के साथ एज आता है, ठीक है। और सच एज एक साथ आ जाए तो उसका मतलब एग्जाम्पल भी होता है, फॉर एग्जाम्पल सच एज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जनरल सेंस है तो यहाँ पे दैट ना लगाकर एज लगाएंगे और सेकंड वाले में एज ना लगाकर दैट यूज़ करेंगे। क्यों दैट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले सेंटेंस का कंक्लूजन या रिजल्ट सेकंड वाले सेंटेंस में दिख रहा है, इसीलिए, ठीक है। 16th वाला देखते हैं। I have never met such a person that you are. करेक्ट सेंटेंस होगा ये, I have never met such a person as you are, as आएगा। कंक्लूजन होता तो हम सच के साथ दैट लगाते, ऑलराइट। बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। I have no other object but to get a job. यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये टाइपिंग एरर है, ऑप्शन होना चाहिए इधर पे। I have no other option but to get a job. मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं सिवाय जॉब के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने बात की थी अदर के साथ अगर कोई कनेक्टर आता है तो वो क्या होगा, देन, अदर या रेदर, अदर देन या रेदर देन, ठीक है। तो यहाँ बट इनकरेक्ट है, करेक्ट होगा देन, THAN किसकी जगह पर, बट की जगह पर। तो कौन से में एरर है, सी वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, एज ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट बिकॉज ही ऑलवेज इंसिस्ट्स ऑन रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है। सेंटेंस की शुरुआत हो गई एज से, ठीक है, ध्यान देना। सेंटेंस की शुरुआत किससे हो गई, एज से। इसको अभी देखते हैं, 18th वाले को देखते हैं, इससे पहले 19th वाला पढ़ लेते हैं। बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड देयरफॉर शी फेल्ड। यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, बिकॉज से। अब इसके रिगार्डिंग एक रूल है, ध्यान से पढ़ना इसको। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो जाए, बिकॉज से या किससे, एज से या सिंस से, आर द कंजंक्शंस ऑफ रीज़न टेक नो फॉलोअर। इनका कोई फॉलोअर नहीं होता है। सेंटेंस में अगर आ जाए बिकॉज, एज शुरुआत में आए या बीच में आए, ठीक है। सेंटेंस में अगर आ जाए बिकॉज, एज, सिंस, तो इनके साथ कोई भी कनेक्टर नहीं लगता, इनके साथ कोई भी फॉलोअर नहीं लगता।
जैसे ईदर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नॉर लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, लेकिन इनके साथ कोई फॉलोअर नहीं लगता बिकॉज एज सिंस अगर सेंटेंस में आ जाए तो फॉलोअर नहीं यूज़ करेंगे। फिर से आ जाते हैं सेंटेंस पे। एज ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट, यहाँ से ही हटा दो। ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस, कौन से पार्ट में एरर है? बी में। क्या करेक्शन रिक्वायर है? यहाँ पर हम बिकॉज का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। 19th वाला सेंटेंस, बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड देयर फोर शी फेल्ड, यहाँ पर देयर फोर नहीं आएगा, कॉमा करेक्ट है, कॉमा आ सकता है, कोई फॉलोअर नहीं आएगा, ठीक है, कॉमा यूज़ कर सकते हो। शी डिड नॉट वर्क हार्ड शी फेल्ड, तो सी वाले पार्ट में एरर है। ये अजीब सा लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन करेक्ट है, बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड शी फेल्ड। यहाँ पे पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि कुछ आना चाहिए बीच में, लेकिन कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ये रूल है। रूल ये कहता है कि बिकॉज अगर आ जाए सेंटेंस में तो उसका कोई भी फॉलोअर नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन शी वॉज वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नैक बिट हिम। सबसे पहले तो ये टाइपिंग एरर है, हिम नहीं होगा, हर होगा, क्योंकि वॉक कौन कर रही है? शी कर रही है ना, शी वॉकिंग कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? हर होगा, ये टाइपिंग एरर है। When she was walking in the field, a snake bit her, ठीक है। अब सेंटेंस में देखते हैं कहाँ पे करेक्शन रिक्वायर्ड है। सेंटेंस सही है कि इनकरेक्ट, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे when she was, जब वह वॉक कर रही थी फील्ड में, उसी समय क्या हुआ? a snake bit her। अब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, वॉक कर रही थी वो और उसी समय स्नैक आया और उसने उसको बिट किया, काटा। तो अब यहाँ पर करेक्शन क्या है? वेन नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा? वाइल आएगा, वाइल, ठीक है, वाइल। क्यों? क्योंकि जब भी दो काम, दो एक्शंस एक साथ हो रहे हों तो वाइल यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, वेन और वाइल का डिफरेंस हमने देखा था अभी। यहाँ पे करेक्ट है, वाइल शी वॉज वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नैक बिट हर। नेक्स्ट है, दीज वर्कर्स आर नीदर ऑनेस्ट नॉर लेबोरियस और इंटेलिजेंट। हमने पढ़ा था नीदर किसी भी सेंटेंस में आता है तो उसका फॉलोअर हमेशा नॉर ही होगा। ये तो करेक्ट है, यहाँ इनकरेक्ट है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? नॉर होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्शन यहाँ पे क्या होगा? NOR, ये और नहीं होगा।